What's up? This is Akshay Garg and this is our YouTube channel Math Ka Mahatma. And on this channel, I will provide you quality education of mathematics. And this is our first lecture of class 10th of real numbers. And in this lecture, we will be covering the topics like what is lemma. मतलब लेमा को समझने वाले डीपली. लेमा के बाद आएगा अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस. ये आज के हमारे मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं और आज हम आपको देंगे इसकी पूरा फील. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर. और लेक्चर्स में मतलब रियल नंबर आज पढ़ने वाले हम, मगर रियल नंबर पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि रियल नंबर बने किस किस नंबर से मिलके हैं. तो पहली बात, जो अपना रियल नंबर है वो दो नंबर से मिलके बना हुआ है. पहला रेशनल और दूसरा इरेशनल. ठीक है. और उसके बाद है इरेशनल, अपने आप में जहाँ पे बने वहीं ख़त्म हो गया और किसी नंबर से मिलके नहीं बने हुए. मगर रेशनल नंबर जो है वो फिर से दो तरह के नंबर से मिलके बने हुए हैं, फ्रैक्शंस एंड देन इंटीजर्स. अब फिर बात है इंटीजर्स की. मतलब फ्रैक्शन जहाँ बने ख़त्म हो गया वहीं. फ्रैक्शन क्या है? 1/2, 1/3 इस तरह के नंबर्स, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो आते हैं. ठीक है ना. और अब बात आई इंटीजर्स की. यार इंटीजर्स फिर से दो नंबर से मिलके बने हुए हैं. नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर. अब नेगेटिव इंटीजर्स में क्या है कि भाई नेगेटिव इंटीजर मतलब जो है ना नेचुरल नंबर, उनके साथ नेगेटिव साइन लगा देते तो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स है होल नंबर. जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है मतलब 1 2 3, यानी कि जो हमारे काउंटिंग नंबर्स है 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट, उनके अंदर एक जीरो इंक्लूड करते तो हमारा होल नंबर है. होल नंबर फिर से दो नंबर से मिलकर हुआ है, जीरो और नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर मैं बता चुका जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं. चाहे तो हम इस डायग्राम को खोलते भी पढ़ सकते हैं कि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स जो है हमारे उसके अंदर जीरो मिलाया तो होल नंबर. होल नंबर के अंदर हमने नेचुरल नंबर का नेगेटिव साइन लगा के और मिला दिया तो इंटीजर्स बन गए. और इंटीजर्स में फ्रैक्शंस और मिला दिया तो रेशनल नंबर. और रेशनल के साथ में इरेशनल में मिला दिया तो जो हमारा बना वो रियल नंबर है. ठीक है. ये ऑल अबाउट था हमारा रियल नंबर. तो चलिए अब आगे बात करते हैं. तो गाइज अब बात करते हैं अपनी लेमा के अब ऊपर कि भाई लेमा क्या है. लेमा एक सिंपल सा स्टेटमेंट, लेमा क्या एक स्टेटमेंट है जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है. लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट अपने आप में. भाई कहने का मतलब है किसी साइंटिस्ट ने कोई स्टेटमेंट दिया, उसको प्रूव करके दे दिया हमें, और फिर हम अगर उस स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, तो वो स्टेटमेंट क्या है हमारा, उस स्टेटमेंट को ही कहते हैं हम लेमा. यही कुछ है बस हमारा लेमा. तो लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट. जैसे अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की इसकी, तो ऐसा है. इसका एग्जांपल है एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. ये हमने ऑलरेडी एक थ्योरम पढ़ी हुई है क्लास 9th में, और इस थ्योरम के थ्रू हम अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी मतलब अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं. ये ऑलरेडी एक स्टेटमेंट है, मगर इस स्टेटमेंट के थ्रू जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है उसको प्रूव करने के लिए इसको यूज़ क्या करते हैं. तो ये क्या है हमारा एक लेमा का एग्जाम्पल है. ऐसे हमारा दूसरा एग्जाम्पल है एक पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या है? अपने आप में प्रूवन स्टेटमेंट की वजह राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी साइड से ए बी सी, जो ए और बी है वो कई साइड से नॉन हाइपोटेनियस साइड है. मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है. यही पढ़ा है बचपन से हमने है, तो इसके लिए हमने ये पढ़ा है. मगर लेकिन इसको हम ट्रायंगल चैप्टर में काफ़ी अलग अलग स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज़ कर चुके हैं. यानी कि ये भी अपने आप में एक स्टेटमेंट है, बट ये ऑलरेडी प्रूव है कि भाई ये हमेशा ट्रू ही होगा. किसमें? एक राइट एंगल ट्रायंगल केस में. तो इसे हम यूज़ करते हैं. तो ये भी किसका एग्जांपल है? एक लेमा का. तो आई होप कि आपको लेमा समझ में आ गया होगा. तो चलिए बात करते हैं आगे. तो चलिए अब बात करते हैं अपने यूक्लिड डिवीजन लेमा की. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में पहला आखिरी वर्ड है लेमा. तो लेमा तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि भाई लेमा एक स्टेटमेंट है प्रूव्ड, जो कि अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज़ होता है. उसके बाद डिवीजन. डिवीजन या हुआ इसके मेथड के लिए, मतलब जो है ना मेथड इसने दिया है यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के ऊपर नाम है इस मेथड का. तो यूक्लिड ने एक मेथड दिया है किसका? लॉन्ग डिवीजन का. उसको क्या क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा नाम दिया गया है. अब देखते हैं मतलब इस स्टेटमेंट को, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है, उसे समझने से पहले थोड़ा कुछ और समझते हैं. अगर मेरे पास मान के चलो क्योंकि दो नंबर हैं 7 और 42, या फिर 7 और 43 मानते हैं चलो, ठीक है. तो अगर मैं 43 को डिवाइड करूँ 7 से, 43 को डिवाइड करूँ 7 से, तो 7 6 42, रिमाइंडर 1. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता कि 43 इज इक्वल्स टू
कितना 7 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1 लिख सकता हूँ ऐसे, क्योंकि 7 6 42 और 1 43। तो इसको मैंने कैसे लिख दिया, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिख दिया। तो इसी को क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये जो हम बचपन से पढ़ते हैं ये यूक्लिड डिवीजन लेमा ही है। तो क्या कहा है कि भाई फॉर एनी टू गिवन इंटीजर्स, अरे इंटीजर्स नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, क्योंकि हम नेगेटिव इंटीजर्स के लिए यूज़ ही नहीं करते पहली बात। तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, गलती से लिखा गया। तो फॉर एन टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट टू यूनिक होल नंबर्स। देखो पहली बात तो ए और बी कैसे होनी चाहिए, इंटीजर्स। इंटीजर्स में के लिए कोई अलग दो नंबर होल एग्जिस्ट करेंगे, मगर कैसे नंबर है, होल नंबर्स। क्यू एंड आर सच दैट, मतलब वो किस तरीके से होंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, वो ओरिजिनल नंबर, बी क्या है, मतलब ए क्या है डिविडेंड, बी क्या है डिवाइजर, उसके लिए जो क्यू आया है वह है कोशेंट और आर आया है रिमाइंडर। तो हम डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं, और यही क्या है हमारा यूक्लाइड डिवीजन लेमा है। इतना सिंपल से स्टेटमेंट है हमारा यूक्लाइड डिवीजन लेमा का। मगर लेकिन अगर मैं बात करूँ 7 और 42 के केस में, तब क्या होगा, 42 डिवाइड बाई 7, 7 6 जा 42, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ये पूरा। तो यार क्वेश्चन चाहिए आप कैसे करेंगे, तो क्या दिक्कत है, 42 इज इक्वल टू 7 इंटू 6 प्लस 0 भी तो लिख सकता हूँ। यह रिमाइंडर इस केस में क्या बचा है 0, तो ये भी हमने यूक्लाइड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिख दिया। तो यही हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यूक्लाइड डिवीजन लेमा का। तो चलिए गाइस बात करते हैं थोड़ी सी और। तो चलिए अब बात करते हैं अपने एल्गोरिदम के ऊपर। तो एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम एक सीरीज़ है किसके, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स, मतलब जो स्टेप्स हैं उसके हमने पहले से ही डिफाइन करके रखे हैं, जो कि हमें क्या करता है, एक बढ़िया सा मेथड देता है किसी एक पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पता है अभी कुछ समझ नहीं आएगा, चलिए इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है बचपन में, क्या पढ़ा है, सपोज हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इस मेथड का रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। स्टेप 1 क्या हो गया कि भाई पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। अब उसको क्या करेंगे, जो हमारा स्टेप 2 है उसमें क्या करते हैं, उसमें करते हैं हम 6 को स्प्लिट करते हैं मल्टीप्लिकेशन, मतलब पहले तो 6 का ना कुछ मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ऐसे स्प्लिट करते हैं कि उनका समेशन या सब्सट्रैक्शन किसके इक्वल बने, जो हमारे एक्स का कोफिशिएंट है। जैसे अगर मैं 6 को डिवाइड स्प्लिट कर दूँ 3 इंटू 2 में, तो 3 और 2 का समेशन किसके इक्वल होगा 6 के। तो अब क्या करेंगे, हम इसको 5x को लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन लेके हम अपने रूट्स निकाल देते हैं इसके। ठीक है, ये हम क्या करते हैं बचपन से आया करते हुए। ठीक है, तो ये हमारा मगर लेकिन क्या ये मेथड क्यूबिक के लिए भी अप्लाई है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए नहीं, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अप्लाई है ही नहीं। तो अब ये क्या है, ये एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम का एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। इसके स्टेप क्या है, पहले ना कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, फिर उसको स्प्लिट करो, ये इसके स्टेप्स हैं। तो डिफाइन जो स्टेप्स हैं ना उसके, वो ऑलरेडी अच्छे से डिफाइंड है कि हमें उसे बाद में डिफाइन करने की जरूरत ना पड़े। मगर लेकिन वो ठीक है, वो क्या करते हैं, बढ़िया सा मेथड निकाल के देते हैं हमें। देखो इसने हमें मेथड निकाल के दिया ना, क्या हर क्वेश्चन में ये करते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना, मतलब ज़्यादातर कि हम करते ही हैं ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन में। ठीक है, किसके लिए, सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। भैया किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को ही सॉल्व करेगा। क्या मैं इस मेथड को यूज़ करके क्यूबिक के रूट्स निकाल सकता हूँ, नहीं। तो क्या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को ही सॉल्व करता है, इसको क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। तो गाइज अब बात करते हैं अपना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे। सर एल्गोरिदम तो हम ये समझ के आए हैं क्या है कि भाई एल्गोरिदम क्या है, वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, मतलब कुछ जो कि हमें मतलब सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप है, मतलब बहुत सारे अच्छे से डिफाइंड स्टेप्स की एक सीरीज़ है जो हमें क्या करके देता है, एक बढ़िया सा मेथड प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है कि भाई यूक्लिड ने अपना डिवीजन वाला एक बढ़िया सा मेथड दे दिया, क्या करने के लिए, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी हो अगर, तो उनका एक्सेप निकालने के लिए उसने अपने एक मेथड दे दिया। तो यही क्या है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो हम चलो समझते हैं क्या है इसके, मतलब कुछ स्टेप्स हैं। पहले तो हम मान के चलते हैं कोई हमारे नंबर्स हैं दो, ए और बी, मगर किस तरीके से ए और बी, ए और बी इस तरीके से हैं कि जो नंबर इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ए है हमारा, वो बड़ा है पॉजिटिव इंटीजर्स बी से।
इसकी कंडीशन है, जैसे कंपनी वाले करते हैं ना, कुछ टर्म्स और कंडीशन दे दी, तो इसने भी कुछ टर्म्स और कंडीशन दे दी साथ में कि भाई मेथड दे रहे हैं, हमारी भी कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं, आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो हम मान के चलते हैं कि ए जो पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारा बी से बड़ा है। तो इसकी टर्म्स कंडीशन क्या है कि पहली बात तो ए और बी इंटीजर होने चाहिए। कैसे? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। और फिर कैसे, फिर उसमें भी क्या, ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब बी इज़ ग्रेटर देन बी हो सकता है, कोई बात नहीं, वो बस थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो कहता है पहले आप डिवाइड करो बी को ए से, हमने सॉरी ए बी को ए से कैसे कर देंगे यार, फ्रैक्शन नहीं आ जाएगा क्या, तो हम करेंगे ए को बी से डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या माना कि हमारे कुछ तो आया कोशेंट और कुछ आया, यहाँ पे कुछ लिखा और आया कुछ रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको पहले स्टेप में कैसे लिखेंगे, स्टेप 1 में बी ए इज इक्वल टू, सॉरी हाँ सही तो है, थोड़ा इसको सही लिखता हूँ क्योंकि ए ही लग रहा है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ आर के ऊपर कंडीशन है यार, अगर जीरो हो गया, आर इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो का मतलब कट गया डायरेक्टली, तो क्या है, अगर आर सॉरी इसके केस बनाते हैं, केस 1 और तो मानते हैं अपना पहला है केस 1। केस 1 क्या मान के चला हमने कि भाई अगर हमारा आर की वैल्यू 0 हो गई, मतलब रिमाइंडर जो है हमारा 0 हो गया, तो रिमाइंडर 0 होता ही क्या होगा, जो हमारा वैल्यू क्यू आया ना, क्यू इज़ एच सी एफ, सॉरी क्यू इज़ नॉट एच सी एफ, बी इज़ एच सी एफ, बी इज़ एच सी एफ। जो हमारा डिवाइजर होता है वो एच सी एफ होता है जब है ना रिमाइंडर 0 आ जाए। मगर लेकिन इफ़ केस सेकंड आर इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब क्या करेंगे यार, जब आर 0 नहीं है तो दोबारा से अप्लाई करेंगे यही केस, किसके ऊपर, बी के ऊपर और आर के ऊपर। जैसे अभी हमारा बी है और आर है, इसका मतलब क्या है, जब है ना रिमाइंडर बचा है तो रिमाइंडर डिवाइडर से छोटा होगा तभी तो बचा होगा। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, आर इज़ लेस देन बी। तो हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, बी और आर के ऊपर अगेन अप्लाई, तो हम करेंगे इस बार बी को डिवाइड करेंगे क्योंकि भाई आर छोटा है तभी तो डिवाइड कर पाएंगे हम। तो बी को डिवाइड करिए आर से, तो हमारे कुछ आया, तो हमने सपोज बी को एक्सप्रेस कर दिया कैसे, आर इंटू Q1 प्लस R1। तो यहाँ क्या है, R तो इसका डिवाइजर हो गया, Q1 कोशेंट और R1 रिमाइंडर। ऐसे हम अप्लाई करते गए। अब यहाँ पे केस बनाते हैं, पहला केस और दूसरा केस। अगर R1 इज इक्वल टू 0 है तो R क्या है हमारा, HCF। मगर लेकिन अगर R1 0 नहीं है तो फिर से अप्लाई करो किसके ऊपर, R1 और R के ऊपर अप्लाई करेंगे फिर ऐसे ही। तो ऐसे हम करते जाएंगे, जहाँ हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा फाइनली वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए अब इसको दोबारा समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि जभी ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना गाइज। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं पहले ईजी सा। जो हमने सबसे पहला केस है उसका, हमने माना कि एक नंबर है 12, हमने 12 को डिवाइड कर दिया, नहीं सॉरी हमें कहा कि 4 और 12 का HCF बताओ, 4 और 12 का HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हमने क्या किया, बड़े वाले को छोटे से डिवाइड कर दो, 12 डिवाइड बाई 4, 4 3 ज़ा 12, कट कैंसिल आउट हो गया आपस में। अब देखो हम 12 को कैसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है 0 इस केस में। अगर डायरेक्टली रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या जो हमारा डिवाइजर है लास्ट स्टेप का, यहाँ पहला स्टेप भी है लास्ट स्टेप भी यही है, तो वो क्या होता है हमारा HCF। तो यहाँ 4 क्या है, 4 इज आर HCF, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल की बात करें, ये तो हमारा सबसे सिंपल वाला केस हो गया। मगर किसी ने हमसे कहा कि भाई फाइंड करो एलसीएम 272 का, सॉरी 272 का और 1032 का यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो उसमें क्या करेंगे, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड, 1032 को डिवाइड करेंगे 272 से, तो यहाँ पे चलने वाला है हमारा 3 जा और बनेगा 326 321 ये आने वाला है ना। चलो चेक करते हैं एक बार, 326 हाँ ये आने वाला है। तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 216, ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर बचने वाला है। और अब जो हमारा पहला क्या था, डिवाइजर ये था ना भाई, दोबारा समझाते हैं। चलो इसको छोड़ो, अभी हम इसको लिखेंगे 1032 को 272 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 216। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अब इन दोनों पे अप्लाई करेंगे। अब छोटे वाला क्या है, ये इससे डिवाइड करेंगे
इसको, यानी कि वो क्या है हमारा पहले वाला डिवाइज़र, ठीक है ना गाइज। अब यहाँ पे चलेगा 1 जा 216 और यहाँ क्या बचने वाला है, शायद 56 बचेगा, हाँ 56। और अब इसके लिए चलेंगे 216 के लिए, हाँ 216 के लिए चलेगा 3 जा और बचने वाला है हमारा कितना 158 और बचेगा 56, नहीं 56 कहाँ भाई 48। और यहाँ आप करेंगे फिर से 56 के लिए 48 1 जा 48, बचेगा कितना 8, अब लगाएंगे 48 के लिए और 48 6 जा 48, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0। जैसे रिमाइंडर 0 हो जाए उसी लास्ट स्टेप का जो डिवाइज़र होता है वो हमारा HCF। तो लास्ट स्टेप है ना, हमारा लास्ट स्टेप का डिवाइज़र है 8, तो 8 का है हमारा HCF। ये क्या है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब उसी का जो एल्गोरिदम है उसी के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो लगे ना बढ़िया। तो चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं बढ़िया वाला। तो चलिए गाइस ट्राई करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो यार इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई दो नंबर्स है हमारे 1651 एंड 2032। पहले तो कहा है कि इनका एलसीएम निकालो, सॉरी HCF निकालो। HCF निकालने के लिए यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा तो हमने करते आता है ना। तो पहले बड़े वाला नंबर उठाओ 2032, इसको डिवाइड कर दो 1651 से, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ से 1 से चलेगा 1651 और बचने वाला है हमारा यहाँ पर 381 और अब डिवाइड करेंगे इसको 1651 से, बचेगा 4 से चलेगा और बचेगा कितना 1524 और अब कितना बचेगा यहाँ पे 127 और फिर चलाएंगे 381 डिवाइड बाई 3 127, यही चल गया हमारा। चलो जी, तो हमारे यहाँ HCF कैसे आ गया, HCF हमारा स्टेप का डिवाइजर नहीं 127, तो इसका HCF आ गया। मगर इसको एक्सप्रेस करते हैं पहले, ये हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 1 को कैसे लिखेंगे हम, 1 के लिए हम लिखने वाले 2032 इज इक्वल टू 1651 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर क्या था 381। ये अब दूसरी स्टेप के लिए लिखते हैं, दूसरा स्टेप ये वाला है, तो लिखेंगे 1651 इज इक्वल टू 381 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस रिमाइंडर 127, ठीक है। और अब बात है स्टेप 3 की। स्टेप 3 में क्या है हमारा 381 है, उसको हम कैसे लिखेंगे 127 इंटू क्या 3 प्लस 0, ठीक है। तो हमने स्टेप्स में लिख दिया फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप में। अब हमारा HCF क्या आया, HCF तो हमें पता लग गया क्या 127 आ गया। अब मुझे 127 को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मेन काम इस क्वेश्चन का ये है। तो उसके अच्छा ये काम हो गया, हमने स्टेप्स भी लिख लिए, हमें HCF भी पता लग गया हमारा। रिप्रेजेंट कैसे करें, तो हम मानते हैं अपने इसको इक्वेशन 1, इसे मानते हैं इक्वेशन 2, इसे मानते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं काम कि जो हमारा हमें क्या करना है 127 को एक्सप्रेस करना है। यार 127 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मगर लेकिन ये बैटरी इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ से हम इधर लेके जाएंगे 3 को तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मगर ये हमारी बैटरी इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 2, तो मैं क्या कह सकता हूँ दूसरी इक्वेशन से, क्योंकि जो मेरा 127 है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1651 माइनस 381 मल्टीप्लाई बाई 4, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ वैसे। मगर लेकिन देखो यहाँ मेरे पास m तो बन गया, मतलब 1651 तो बन गया, मुझे 2032 और चाहिए। तो मुझे करना क्या पड़ेगा 381 की वैल्यू कहीं से मिल जाए, तो ये है ना 381, इसकी वैल्यू रख देंगे हम इस इक्वेशन से उठा के। तो फ्रॉम 1 तो मैं क्या कह सकता हूँ 1 से, क्योंकि हमारा 381 है उसकी वैल्यू है 2032 माइनस 1651 मल्टीप्लाई बाई 1, ये मेरी पहली इक्वेशन कह रही है मुझे। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा फाइनली 2032 और 1651। तो क्वेश्चन में ये तो मांग रहा है मेरे से, तो कर देंगे 127 इज इक्वल टू 1651 माइनस 381 की वैल्यू रखेंगे 2032 माइनस 1651 मल्टीप्लाई बाई 1 लिखा है, क्या दिक्कत है हम कर नहीं रहे, उसे पूरे को ब्रैकेट में करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई लगाएंगे 4, तो लिखेंगे 127 इज इक्वल टू 1651 माइनस, अब ये 4 किस मल्टीप्लाई होगा, माइनस भी तो इसी माइनस का आएगा, तो 2032 मल्टीप्लाई बाई 4। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस 1651, अरे 4 इसके साथ भी जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4,
तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारा, यहाँ से हमारा बनने वाला है, इसके आगे यहाँ पे है, यहाँ लिखते हैं। तो 127 इज इक्वल टू, अब देखो 4 टाइम्स तो है 1651 और 5th टाइम है तो बनेगा 1651 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 203, थोड़ा सही से लिखते हैं इसको दोबारा, 127 इज इक्वल टू 1651 इंटू 5 माइनस 2032 इंटू 4। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ HCF के हमारा 127 इज इक्वल टू 1651 इंटू M प्लस 2032 इंटू N, तो इसके साथ कंपेयर करने पर मुझे क्या मिलता है, मुझे M और M की वैल्यू तो चाहिए थी फाइनली, कि वो मुझे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए का है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ क्लियरली कि भाई M तो हमारा 5 है, मगर लेकिन N क्या है, यहाँ को अगर माइनस इसके साथ दे दूँ तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ बनेगा -4, ठीक है। तो N की वैल्यू है -4। तो यहाँ से बेसिकली मुझे करना क्या था, M और N की वैल्यू निकाल के पता नहीं थी उसको। ये हमारा आज का क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस तरह का। तो चलिए गाइस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अपना होमवर्क डिस्कशन, मतलब होमवर्क के लिए रखते हैं। अपना जो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, मगर एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई HCF निकालो इन दोनों एलसीएम का यूजिंग यूक्लिड डिवीजन। कोई बड़ी बात है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद क्या है, जो HCF आया है उसे हमें रिप्रेजेंट करता है इस फॉर्म में, वो तो हम पहले क्वेश्चन में देखे हैं। तो यानी फाइनली क्वेश्चन पहले के जैसा ही है, तो इस वजह से इसको हम रखते हैं होमवर्क में। तो चलिए गाइज, अपनी वीडियो करते हैं आज यहीं पर ख़त्म। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अपनी अगली वीडियो को बनाने के लिए। तो और साथ ही साथ नई वीडियोज़ हैं उसको जल्द से जल्द देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।